पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मुझे डिस्कस करनी है डेट इज़ कि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आपने तो कहा था कि मैम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि यूपी में वैकेंसी के क्या हाल है, और अगर यूपी में वैकेंसी के ये हाल हैं तो बिहार का क्या सीन है। देखिए, बिहार के जिनके फॉर्म भरे थे उनका एडमिट कार्ड रिलीज होना है और उनके एग्ज़ाम होने हैं। जैसे ही इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर इनका जो कैलेंडर आया है उसके बेसिस पे फिर इनकी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने अल्टीमेट गोल को लेकर के चलना है। आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि जॉब लेनी है, और वो जॉब अगर आपको आपके पेरेंट्स फैमिली अलाउ करती है कि वो टीचिंग जॉब आप चाहे अपने स्टेट में करें चाहे अदर स्टेट में करें, तो आप डेफिनेटली गो विद द बिहार टीचिंग वैकेंसी, ठीक है। अच्छा, एक बार सबसे पहले बता दूं कि आपको पता होगा कि 13 तारीख को अपने इधर के चुनाव होने हैं। किधर के मैम? हमने कहा ये उन्नाव है, कानपुर है, ये सारी जगह जो भी आपके कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो अब चुनाव का प्रभाव तो होगा ही रिजल्ट पर, क्योंकि मैम क्यों होगा? हमने कहा कि जो चीज़ें ड्यूटी लगनी होती हैं और बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो ये कुछ तो प्रभाव उसका है और कुछ प्रभाव इसमें यूनिवर्सिटी का भी है कि यूनिवर्सिटी को अगर अब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अल्टीमेट होती तो फिर तो वो अपना रिजल्ट पहले भी दे सकती थी चुनाव के। तो ऐसा नहीं था कि चुनाव टाइम पे हो सकता है रिजल्ट टाइम पे नहीं आ सकता है। दो बातें हैं ना कि भाई चुनाव तो टाइम पे हो रहा है और रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा है, तो यानी कि इंपॉर्टेंस किस चीज़ की ज़्यादा है, ये आप भी समझदार हैं। तो आपका भी मत बहुत इस बार कहते हैं ना, अपना भी जो मतदान करिएगा बहुत सोच समझ करके करिएगा, मत अपना एकदम क्लियर रखिएगा कि, और एक पहलू को देख करके वोट नहीं दिया जाता है, ये आपको भी पता है ना। सभी पहलुओं को देख करके वोट दीजिएगा। बाकी रिजल्ट तो क्या ही बताएं, स्पेसिफिक डेट तो नहीं बताई जा सकती, बट हाँ मैंने मई में कहा था तो मई में ही आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैम इसका प्रभाव हमारे आने वाला जो अगला सेमेस्टर है सेकेंड और फोर्थ, क्या उस पर पड़ेगा? तो डेफिनेटली पढ़ना तो चाहिए, लेकिन ये लोग आपके जून लास्ट बोला है मैंने, तो पड़ेगा अभी प्रभाव, तो जुलाई एग्जाम फर्स्ट वीक चला जाएगा, ठीक। अब सोचो इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो क्या अगस्त में एग्जाम होगा? तो ऐसा नहीं होगा, ये आप अपने माइंड सेटअप एकदम रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि इतना बढ़ के वो जुलाई चला जाए, मतलब जुलाई लास्ट चला जाए या अगस्त चला जाए, ऐसा नहीं होगा। जून लास्ट से हाँ जुलाई जा सकता है, हो सकता है इधर हफ्ते लेट करेंगे एक हफ्ता अगर, तो उधर एक हफ्ता आपका बढ़ के एग्जाम हो सकता है। लेकिन सोचो ये एग्जाम अगस्त चला जाए एक महीना लेट, तो ऐसा नॉट पॉसिबल। तो आपको अब आपको पता है, आपको ध्यान में रखना है कि मई आपका जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास मुश्किल से मुश्किल 30 to 40 डेज बच्चे हैं पढ़ाई करने के लिए। और नो डाउट कि सेकंड सेमेस्टर में पेडागोजी सब्जेक्ट्स टफ है, फोर्थ सेमेस्टर के टफ सब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए वो परसेंटेज अच्छा बना सकते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर का कंटेंट के मामले में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो आपको एप्लीकेशन पे पता है। आप केवल और केवल पीजी पॉइंट लाइव ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बीएड फोर्थ सेमेस्टर के सेक्शन में चले जाइए और वहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, इट्स माई गारंटी कि वैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया है, 1000+ क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया है, 1 लीनियर पॉइंट्स दिया है, क्योंकि 1 लीनियर से ही क्वेश्चन बनता है, कुछ मैराथन क्लासेस दिए। आप मेरे कहने पर केवल पेपर 1 देख लीजिए एक बार जा करके, स्पेशली फोर्थ सेमेस्टर वाले, और पेपर इनके साथ कुछ वीडियोस भी दिए हैं, वो सिर्फ आपको तभी मिलेंगे जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो पेपर 1 आप एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या है कंटेंट। अब जरा यूपी की बात करेंगे। बिहार सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें इन्होंने पूरा स्टडी गाइड के रूप में आपको सारे टॉपिक के साथ में एनालिसिस, और उसके बाद में 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ में 6 सॉल्व पेपर दिए, और उन सॉल्व पेपर में आपका 2023 वाला सॉल्व पेपर भी इंक्लूड है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका पहला सॉल्व पेपर, और इस सॉल्व पेपर की खास बात ये है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव मोड में भी दिया है, जो इस बुक को सब बुकों से खास बनाता है। जैसे 16 का आंसर सी है तो वो सी क्यों है। इस तरह से PYQ सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेना है, तो ये इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, 20 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ में PYQs भी हुए हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो देखिए यूपी के क्या हाल है कि नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली।
अभी तो सोचिए आयोग बन रहा था, अब नियमावली बनेगी हर पद के लिए। जो भी आपकी वैकेंसीज हैं अहर्ता के देखो, अहर्ता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएंगी शामिल। उसके बाद में प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। मतलब अभी तक तो ये था कि भाई आयोग नया बन जाएगा तो वैकेंसी आ जाएगी, अब आयोग नया बना है तो नियमावली भी नई बनेगी, मतलब नए नियम के। नियमावली का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अल्टीमेट, नियमावली का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जैसे पहले जिस प्रोस्पेक्टस से एग्जाम होता था आपका, हो सकता है कि उसमें कुछ माइनर चेंजेस आ जाए, कोई कोई एग्जाम ऐसा भी हो सकता है जिसमें कुछ मेजर चेंजेस आ जाए, दैट इज कॉल्ड नियमावली। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली भी बनाई जाएगी। अब जैसे मान लो हो सकता है कि वो प्राइमरी के लिए अलग बना दें, ठीक, अपर प्राइमरी के लिए अलग बना दें, जो अधिकारी लेवल की होती है उनकी अलग कुछ नियमावली बना दें, कुछ उनके सिलेबस में चेंजेस हो जाएं, कुछ उनके एज ग्रुप और बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अब जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, फिलहाल कमेटी तो गठित हो गई, ठीक है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, सीधी सी बात है। अगर आप कोई भी किसी चीज़ को लेकर के और आप फिर हर एक जॉब के लिए नियमावली बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की, हाँ की थी चलो प्राइमरी की बनानी है तो जल्दी बन गई, ऐसा नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट की जो जॉब है उन सबके मतलब टीचिंग कैटेगरी में बनाएंगे वो अगर नियमावली, तो वक्त तो लगेगा ही। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। अब ये इंतजार, अब इंतजार कितना इंतजार, अब ये आप सोच सकते हैं। और अब अगर इतना इंतजार करना पड़ रहा है तो इस इंतजार को छोड़ करके कि आप इस इंतजार के भरोसे बैठो, तब तक पैरेलल में जो वैकेंसीज आ रही हैं आपकी सेंट्रल लेवल की, लाइक केवीएस हो गई, एनवीएस हो गई आपकी, अदर स्टेट्स में चले जाओ, बिहार चले जाओ, राजस्थान चले जाओ। मैं बिहार की ज़्यादा वो करूँगी क्योंकि बिहार की वैकेंसी बहुत टाइमली पूरी हो जा रही है और बहुत अच्छे से कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं और जो हो गए, और इवन कुछ बच्चे भी ऐसे भी हुए हैं सेलेक्ट जो आप लोगों में से ही, जिनका अभी लास्ट ईयर 4th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब आप भी देख लीजिए, अगर कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है ना। वहीं पुरानी लंबित भर्तियां पुरानी नियमावली के तहत पूरी कराने की तैयारी है। इनका कहना है कि आयोग बन गए, आयोग बनने के बाद में आपको पता था 2022 में इन्होंने फॉर्म फिल कराए थे, तो जो 2022 में फॉर्म फिल हुए थे उनके एग्जाम पुरानी नियमावली के अनुसार होंगे। तो अब ये तो हो जाएगा कि हाँ कि आयोग के बनने के बाद में पेपर हुआ पेपर हुआ पेपर हुआ। अब सोचो आप, तो सरकार आपसे कह देगी कि पेपर तो करवाया गया है, लेकिन 2022 से आप 2024 में खड़े हैं, तो यानी कि एक सर्कल पूरा हो चुका है 2 साल का, यानी कि एक बीएड करे हुए खूब सारे बच्चे हो चुके हैं, डीएलएड करे हुए खूब सारे बच्चे हो चुके हैं। अब एक सर्कल अगर ये कंप्लीट हो चुका है, एक साइकिल, तो इतने सारे बच्चे जो होंगे अब वो नई नियमावली बनने का इंतजार करें पहले, है ना। क्योंकि भाई अब आपने तो फॉर्म भरा नहीं था क्योंकि तब तो आप बीएड और डीएलएड किए नहीं थे, अब आप कर चुके हैं। तो उस बेसिस पर अब जो वैकेंसी आएगी वो नई नियमावली के अनुसार होगी, उसके अनुसार आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। लेकिन जो पुराने जिनके फॉर्म भरे होंगे उनका पुराने तरीके से ही होगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही होगी। वहीं अनुदेशक भर्ती और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का भी नया आयोग कराएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग अहर्ताएं निर्धारित हैं। ऐसे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जा रही है। उसके बाद में जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का अध्ययन करेगी। नई नियमावली में अहर्ता निर्धारण के साथ पूरी चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। मसलन विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। इन बिंदुओं के अलावा भी भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद शासन स्तर से इसे अनुमोदित किया जाएगा। मतलब नियमावली बनेगी, फिर उसके बाद में
तैयार जब हो जाएगी तो आयोग से उसके बाद में स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर शासन स्तर से इसको अनुमोदित किया जाएगा, तब पक्की एकदम मोहर लग जाएगी। ये प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही आयोग शिक्षक भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी करेगा। अभी भी समय है, सोच लो। अभी भी टीचिंग वैकेंसी यूपी को लेकर के जो इंसान बैठा है वो जरा अपने हाथ, कहते हैं ना, आँख मुंह कान नाक सब खोल लो कि अभी क्या क्या होना बाकी रह गया है। प्रक्रिया लंबी है। अब ये लंबी है तो कितने वर्षों की लंबी है, दिस आई डोंट नो। सो अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, नहीं करना पड़ेगा ही, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो बस ऑप्शन यही है कि वो अदर स्टेट में ट्राई कर सकते हैं। और सेंट्रल लेवल में लाइक DSSS भी है, आपका KVS है, NVS है और बहुत सी चीज़ें हैं। वहीं आयोग के गठन से पूर्व शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और ये प्रक्रिया कब पूरी हुई थी? 2022-22 में कभी, है ना। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत पूरा कराया जाएगा। तो यानी कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये पुराने एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर अगर ये लोग बच्चे लगाएंगे तो जैसे वैसे होता था एग्ज़ाम, जितने घंटे का होता था, जितने क्वेश्चन आते थे, जो सिलेबस था एज इट इज़ रहेगा। लेकिन क्योंकि इन भर्तियों का विज्ञापन नए आयोग के गठन से पहले जारी हो गया था, भाई विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उसी अकॉर्डिंग से ये पेपर करवा लेंगे। अब बात आती है कि हम जो नई ये जो साइकिल कंप्लीट हुआ है, जो और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो अभ्यर्थी जो BEd DLEd वाले हैं वो क्या करें। देखो स्पेशली तो सबको बता दूं, चाहे वो आप सेकंड में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में, चाहे आप करने की सोच रहे हो BEd DLEd, आपको एक चीज़ को लेकर के तो अब चलने का समय नहीं रहा, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना बेरोजगारी है और कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है हर एक पोस्ट के लिए। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द टीचिंग वैकेंसी ओनली। whenever you go for seeing the NEET aspirants, then you find huge students, and when you are going for seeing the UPSC, then they are also a very huge amount of students present and doing their preparation. So कंपटीशन तो हर एक क्षेत्र में है ना। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं JEE में नहीं है, NEET में नहीं है। अरे आप जिस फील्ड में जाएंगे आपको कंपटीशन उसमें लिखेगा। NDA वाला बच्चा कहेगा कि हमारे बहुत कंपटीशन है, एयरफोर्स वाला कहेगा हमारे में बहुत है, SSC वाला आपको मिलेगा वो अपने दुख बताएगा, ठीक है। आपको जो UPSC की तैयारी कर रहा है वो अपने दुख बताएगा, स्टेट PCS वाला अलग अपने रोएगा कि अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं करा पाए ना। बहुत मतलब एक जो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इश्यूज़ हैं, और जिनके एग्ज़ाम हो गए पता चले उनके पेपर लीक हो चुके हैं, तो उनका कोई अभी तक कोई वही नहीं है कि वो अगला अब नया फिर से पेपर कब कराएंगे। तो अब एक बार लीक हो गया, फिर वो पेपर दोबारा होगा, और उस चक्कर में नए जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उस एज लिमिट में आने लगे हैं, वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो उनके साल 2 साल तो इसी में बर्बाद हुए जा रहे हैं ना। तो कंपटीशन तो हर जगह है। अगर इतना कंपटीशन है तो आपको एक ऑप्शन तो लेकर के नहीं चलना पड़ेगा, ये अब आपको ही पता है कि वो अब ज़माना हवा हो गए कि हाँ लग जाएगी नौकरी, अब लग जाएगी से काम तो चल नहीं पाएगा। तो पैरेलल में फिर आप लेके क्या चलें? पैरेलल में ऐसा कुछ लेकर के चलो जो आपके BEd और जहाँ पर आपकी DLEd की डिग्री काम है। देखो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिन बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है, ठीक है, वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कहीं ना कहीं से अपना कर लें साथ में, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करना अगर आप चाहें तो आप IGNOU से भी कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों का होता है कि मैम हमें जाना ना पड़े और हो जाए, तो देख लीजिएगा एक बार IGNOU से करने का ट्राई करिएगा। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है ये, और इसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना है, पढ़ना आपको खुद से होता है इसमें, ठीक है। और अगर आपके यहाँ से कहीं प्राइवेट से होता हो तो प्राइवेट से कर लीजिएगा। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है जिनका, सो मस्ट ट्राई फॉर गिविंग द UGC NET एग्जाम, and if you are qualifying in NET exam in a JRF form, then you get a scholarship of 45,000 rupee per month. That is the huge amount in comparison to private sector salaries in a स्टार्टिंग फॉर्मेट। अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब करने जाओगे तो स्टार्टिंग हमारी समझ से आज के समय में 20,000 के अप्रॉक्स होती होगी, है ना। हो सकता है मैं गलत भी हूँ या सही भी, तो मैं एक अप्रॉक्स लेके चल रही। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं और आपने अपना UGC NET का पेपर JRF के फॉर्मेट में निकाल लिया, टॉप स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आप PhD के लिए अपने आप को इनरोल करा लेंगे जैसे ही। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको क्या करना है। कुछ ऐसे होंगे कि नहीं मैम मेरा BEd हो गया और मुझे पढ़ाना है, मैं अच्छे बढ़िया स्कूल्स में अपनी CV लगाऊंगी जहाँ पर मेरी सैलरी भी अच्छी होगी, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो भी अच्छा होगा और हम पढ़ाएंगे।
तो ऐसा नहीं है कि वो भी ऑप्शन बेकार है, ऑप्शन सारे ही अच्छे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं मैम हमारे घर में कहा गया गवर्नमेंट और हम तो बिहार वाला भी ट्राई कर सकते हैं, तो मस्ट गो फॉर दैट। और फिर आप कुछ मत करिए, आप जो भी करिए तो उसमें मन लगा करके करिए, तो निश्चित सिलेक्शन तो होगा ही होगा, है ना। अब बात जहाँ पर वैकेंसी नहीं आ रही है वहाँ पर तो फिर मैं भी साइलेंट हो जाऊंगी ना। अब आप देख रहे हैं कि आयोग बना तो अब नियमावली बनेगी, नियमावली बनेगी तो फिर वो पारित, वो अनुमोदित, तो उसमें मोहर लगेगी, फलाना होगा, वो होगा, तो लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। अब वो लंबा समय कितना लंबा समय है ना, वो पंचवर्षीय योजना बनती चली जा रही है, तो उस सेक्टर में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। और किसी को कोसने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, है ना, क्योंकि आपके किसी को कोसने की वजह से या कुछ बदलने वाला नहीं है। तो आप अपने आप को बूस्ट करो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो, अपने नॉलेज को वास्ट करो। एक बार आपका नॉलेज वास्ट होगा, प्रिपरेशन में बूस्ट करेंगे, तो 100% कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा, है ना। लेकिन बेहतर है कि सिलेक्शन आपका वहाँ हो जो आपने कर रखा है, जिसके रिगार्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें लगता है आज हमने कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को बता दिया है। खैर, बताना ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि मैम क्या करें, होपलेस हो जाते हैं। तो ये उनके लिए, और जिनको ऑलरेडी जो मैच्योर हो चुके हैं, आप लोग जो बीएड कर चुके हैं, उनके लिए तो नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने मैच्योर हो चुके हैं। पीजी पॉइंट लाइव ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिटरली बता रही हूँ, जो कंटेंट आपको 4th सेमेस्टर का यहाँ मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल मेरा विश्वास करके आप पेपर 1 लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फिर एकदम से पेपर आ जाएगा तो चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरा हिस्ट्री में जितना एजुकेशन सिस्टम है पेपर 1 में वो है, समझो। तो एक बार पढ़ो, जो वहाँ पर मैराथन कराई है वो पढ़ो, करो, 100% समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट मस्ट कमेंट इट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर जेन्युइन क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।